Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm your subject teacher of social studies, but I'm going to teach you a book of a class 9th Pakistan studies in class 8. The book name is Sin Textbook Board Jam Shuru. Let's start a new chapter number 11, the civic life in Pakistan. Basically, we will discuss about the first word, civic life. What does a civic life mean? It's mean the promoting the quality of life in a community through both political and non-political process. Civic engagement includes both paid and unpaid form of political activism, environmentalism, and community and national services. It's mean in a particular state or a country where you're having all the basic facilities of life by the political mean or non-political mean, the government of the state is responsible to fulfill the each and every requirement of their citizen. But it does not mean the citizen don't have any responsibilities. Even the citizen have all the responsibilities against its state because they have to follow the rules and regulation which is implemented by the state. The topic number 1, democracy. What is democracy? Demo mean people, cracy mean government. Democracy means government of the people, by the people, for the people. It's mean that government has been formed with the vote of a common people and it has been formed for the people, and that government will be run with the help of the people. In a democratic setup, the people elect their rules and have a saying in framing and implementing the policies of the government. That गवर्नमेंट जो आपके पास जमहूरियत कहलाती है वो जमहूरियत लोगों की आवाम के वोटों से बनती है, और उसी जमहूरियत का काम होता है कि वो जब हुकूमत में आती है तो अपने लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए जो उनकी, या ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे कानून बनाए जो उनकी सोसाइटी के लिए, उनके लिए बेहतरी ला सके. डेमोक्रेसी एज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ इट मीन? जमहूरियत आपको किस किस्म की आज़ादी देती है? ठीक है, आज़ादी क्या होती है? एवरी ईच सिटीज़न एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइटिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ हिज फीलिंग और अ व्यू. जमहूरियत वो होती है एक ऐसी हुकूमत जो लोगों की वोटों से बनती है, और वहाँ पर हर रहने वाले सिटीज़न ऑफ द स्टेट को आज़ादी होती है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके. ही कैन ब्रिंग पर्सनल व्यू और रिएक्शन थ्रू द स्पीच एंड द राइटिंग ऑन ऑल डोमेस्टिक एंड अफेयर्स एंड प्रोवाइडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द कंट्री. मतलब उस बंदे के पास इतना राइट होता है बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट कि वो अपने एहसासात, अपनी कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो कुछ लिखना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो वो आज़ादी के साथ बोल सके. इवन वो अपनी जमहूरियत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने लोगों के लिए, किसी के लिए भी अगर वो कोई बात करना चाहे तो वो कर सकता है. द फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती कैसे है? अगर बनती है तो चलती कैसे है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी जो होती है वो, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें आपकी मुल्क का हर फ़र्द वाहिद शामिल हो सकता है, ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्रोसेस ये होता है कि आपकी रियासत में से कुछ लोग मुंतखब किए जाते हैं, मुल्क में से, सूबे में से, इलाके में से कोई आपका एक नुमाइंदा होता है जो खड़ा होता है, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको लोग वोट करते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लेकर जो जीता है रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव आपके पास असेंबली फॉर्म करता है, ठीक है. और वो जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिस्टर्स आगे जाके कहलाते हैं वो आपके इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं, जो बाकायदा इलेक्शंस लड़के वोट लेकर जीत कर अपने इलाके से, अपने सूबे से इलेक्ट होकर आए हुए होते हैं. फेडरल गवर्नमेंट के उसमें टिकट पे आए होते हैं, या प्रोविजनल गवर्नमेंट के टिकट्स पे सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीतती है वो पॉलिटिकल पार्टी, उसका नुमाइंदा खड़ा होता है, ठीक है, और वो आपकी उस असेंबली का मिनिस्टर बनता है. फिर क्या होता है? फिर प्रोसेस ये होता है कि आपके पास आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट वो पार्टी करती है जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट में, जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीती है. फिर उसी में से वो लोग डिसाइड करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि अपने किसी एक नुमाइंदे को वो इलेक्ट करती है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट लाइक पाकिस्तान, ठीक है. फिर आपके पास वो जो आपके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं वो अपनी कैबिनेट बनाते हैं, मतलब अपनी असेंबली फॉर्म करते हैं. फेडरल गवर्नमेंट की जो असेंबली है वो फॉर्म करते हैं कि उन्होंने किस बंदे को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन सा इंटीरियर बनेगा, कौन सा आपके पास जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा, कौन सा आपका आईटी होगा, ठीक है, सारे आपके पास, कौन सा आपका डिफेंस मिनिस्टर होगा, कौन सा आपका लॉ मिनिस्टर्स होगा, सारे आपका हेल्थ मिनिस्टर होगा. वो सारी चीज़ें जो अपनी पूरी कैबिनेट जो फॉर्म करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करते हैं. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मगर
एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जो लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मिलकर पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, अगर वो जो है अपनी सपोर्ट गवर्नमेंट को दे, मतलब गवर्नमेंट से हट जाएं, वो पीछे हट जाएं, गवर्नमेंट को अपनी सपोर्ट देने से मना कर दे, तो एक वक्त ऐसा आता है अगर वो रिज़ाइन कर दे तो ये हुकूमत आपकी ख़त्म भी हो सकती है और ख़त्म होने के बाद दोबारा इलेक्शंस भी हो सकते हैं। द राइट एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न, एक सिटीज़न की क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ हैं अपने स्टेट, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए। कॉमनली ये कहा जाता है कि एक इलाके में या एक सिटी में, एक शहर में रहने वाला जो इंसान होता है उसको हम कहते हैं बाशिंदा, सिटीज़न। उस सिटीज़न के क्या फ़राइज़ हैं, उस सिटीज़न की कुछ राइट और ड्यूटीज़ हैं जो अदा करना उसकी गवर्नमेंट का है। जैसे पर्सनल फ्रीडम, पहला उसका राइट है पर्सनल फ्रीडम कि वो अपने मुल्क में रहते हुए आज़ाद हो, अपने थॉट्स में, अपने अमल में, अपने काम करने में, अपनी हर चीज़ में उसको आज़ादी हो। मतलब उसको एक सिक्योरिटी मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन सख्त हों कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उस मुल्क में आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सके, ठीक है, मगर उसको ये पता हो कि मैं सेफ़ हूँ उस मुल्क में रहते हुए, ठीक है, वो उसका पर्सनल फ्रीडम कहलाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजियस राइट, अगर हम सिटीज़न की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि जी डेवलप कंट्री है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर जमहूरियत है, अगर आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है, जमहूरियत है, तो वहाँ पर हर रहने वाला इंसान आज़ाद है, बेशक आज़ाद है, हर रहने वाला इंसान आज़ाद है क्योंकि उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है उसकी हुकूमत, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी ज़िंदगी का, उसकी चीज़ों का, उसकी नौकरियों का, उसकी तालीम का, उसकी हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ उसकी हुकूमत उसको देती है। तो उसके पास आज़ादी हासिल होती है कि वो अपनी बात कह सके या कुछ लिख कर बताना चाहे तो वो लिख सके। इसी तरह आज़ादी, आपके पास अपनी आज़ादी का इजहार करने का सबसे बड़ा जो आपके पास ज़रिया होता है वो होता है अखबारात होते हैं, आपके आजकल मीडिया है, आपके पास टेलीविज़न्स हो गए, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें जिसके ज़रिए से बेहतरीन तरीके से वो अपनी आज़ादी का इजहार, अपना ख़्याल को बयान कर सकते हैं, ठीक है, अपनी राय बयान कर सकते हैं। उनकी इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन होगी तो डेफिनेटली यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर आप ये जमहूरी हुकूमत है तो हर इंसान आज़ाद है, आज़ादी के साथ वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम मतलब कि वो आपके मुल्क में रहने वाला बाशिंदा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी मज़हब की, ठीक है, उसको अपने मज़हब की पैरवी करने के लिए, अपने मज़हब के फेस्टिवल्स, फेयर्स और डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए आज़ादी हासिल हो, उसकी किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में किसी भी किस्म की पाबंदी मौजूद ना हो। एक्सेस टू द एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट हमें जो है वो प्राइमरी से लेके और हायर सेकेंडरी तक हमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। हर स्टेट का, हर रियासत का काम होता है कि अपने लोगों को प्राइमरी एजुकेशन देना, बेसिक तालीम देना, बेसिक तालीम देना गवर्नमेंट का काम होता है। फिर उसके आगे उसके रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, ठीक है। आगे उसके पास डिफरेंट किस्म के जो रिसोर्सेज होते हैं, परमिट्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो अपनी फर्दर एजुकेशन करना चाहे वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उसे कर सकता है। इसी तरह हेल्थ की बात करें, हेल्थ का डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट का काम होता है कि अपनी लोगों का ध्यान रखे। ड्यूटीज़ नंबर 5, टॉपिक नंबर 5, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीज़न। रिस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड लॉयल्टी ऑफ द कंट्री, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जो मुल्क के बनाए हुए कानून है उसकी रिस्पेक्ट करे और अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो, ठीक है, लॉयल हो, हमदर्द हो। उसको ये पता होना चाहिए कि जब मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत हो तो मैं किसी भी किस्म की सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाऊँ। परसेप्शन फॉर द राइट्स ऑफ अदर, हर इंसान के पास एक सोच होनी चाहिए कि वो अपने जो जिसको भी पता होता है उसको ये पता होता है कि मेरा हक़ है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए, उसके दिल में उसके अंदर इतनी रिस्पेक्ट होना चाहिए कि वो दूसरों के राइट्स और उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। जहाँ वो अपने वो उसे सेव कर रहा है, सिक्योर कर रहा है अपने राइट्स को, वहाँ ही दूसरों के राइट्स को भी सिक्योर करे, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, ठीक है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। नंबर 3, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीज़न। बीइंग अ सिटीज़न कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो होती है उनका सबसे बड़ा काम होता है एजुकेशन, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर आपके शागिर्द, ठीक है, ये आपकी नई नस्ल अगर उसके बाद बेहतरीन किस्म की एजुकेशन मौजूद होगी तो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को
संवार सकता है। तो एक स्टूडेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि उसने अपनी एजुकेशन हासिल करनी है, ठीक है। उस एजुकेशन के साथ अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है। हर एजुकेशन जो उसको प्रोवाइड की जाए उसको बेहतरीन तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करके और एक बेहतरीन सिटीज़न के तौर पर जो अपने मुल्क के मफाद के लिए काम कर सके उसके लिए काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक, द करप्शन। करप्शन का नाम आप हर जगह सुनते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करप्शन? करप्शन टेक प्लेस व्हेन द पीपल इन अथॉरिटी ब्रेक अ लॉ टू बेनिफिट देमसेल्व्स और फेवर समवन सो एज टू रिसीव मनी और गिफ्ट्स इन रिटर्न। करप्शन आपके पास हो गई, ठीक है, रिश्वत, बेईमानी करना। आप बेईमानी क्यों करते हैं, आप रिश्वत क्यों लेते हैं? क्योंकि आप अपनी ज़ात को फ़ायदा देना चाहते हैं। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास पहले आ गए, जैसे पुलिसमैन की ड्यूटी क्या होती है? रूल्स और रेगुलेशंस को तहफ़्फ़ुज़ करना और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको सिक्योरिटी देना। मगर अगर कोई एक पुलिसमैन, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ ना निभाए और वो रिश्वत ले, ठीक है, वो किसी से भी रिश्वत ले और अपना काम और लॉ को तोड़े, ठीक है, जो आपका मुल्क का बना हुआ कानून है उसको तोड़ने की कोशिश करे, किसी से रिश्वत ले और उसका साथ दे जो उसे पैसे दे रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके पास करप्शन कहलाएगी। बैंकर हो गया, ठीक है, जिस बैंकर का काम है कि प्रॉपर तरीके से जो भी पैसा आ रहा है जो भी चीज़ें हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, जो हमारे पास बैंकर्स होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो फेवर हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए हमारे यहाँ पर जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके जो इलीगल काम होते हैं उनमें उनकी मदद करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मुल्क में करप्शन फैलती है। जब करप्शन आपके मुल्क में फैलती है, इफ़ेक्ट्स ऑफ अ करप्शन ऑन सोसाइटी, आपके माशरे में क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी सोसाइटी में, आपके लोगों में, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो नंबर 1, द गवर्नमेंट डज नॉट गेट द मनी नीडेड टू बिल्ड मोर स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड रोड। हुकूमत को जो पैसे मिलते हैं, हुकूमत को कैसे पैसे मिलते हैं? टैक्स के ज़रिए से, जो हम टैक्स पे करते हैं। अगर हम अपना टैक्स प्रॉपर तरीके से पे नहीं करेंगे, ऑफिसर्स को रिश्वत दे देंगे ताकि वो हमारा जो टैक्स है उसको कम दिखाए और हम हमारा पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है, हम गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे ना दें, तो उससे हमारे पास सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी गवर्नमेंट पे, कि हमारी गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसको बेसिक फैसिलिटीज़ अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करनी है, जिसमें स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, वो उसको बिल्ड नहीं कर सकते। मोर एक्सीडेंट टेक प्लेसेस ऑन द रोड, ठीक है, जब आपके जस्ट लाइक अ ट्रैफिक रूल है, ठीक है, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो अप नहीं करेंगे और आपकी ट्रैफिक पुलिस उसे प्रॉपर तरीके से रूल्स और रेगुलेशन लोगों को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो आपके मुल्क में और ज़्यादा हादसा होंगे और उन हादसा का यही प्रोसेस होगा कि कोई भी इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से नहीं निभाएगा। वी हैव टू पे मोर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम प्रॉपर तरीके से बिजली के लिए, ठीक है, जो बिजली का है, हम बिजली की चोरी करते हैं, तो बिजली की चोरी करने से हमें क्या नुकसान पहुँचता है कि हमारी जो सप्लाई है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सप्लाई पे इफेक्ट पड़ने की वजह से फिर यही होता है कि आपके पास जो इंसान ज़्यादा बिजली यूज़ नहीं करता उसके बिल्स जो है उन पे पैसे डाल दिए जाते हैं। मगर प्रॉपर तरीके से बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी चोरी ना की जाए, तो इंसान बेहतरीन तरीके से जो है काम कर सकता है। नंबर 4, सम स्टूडेंट डू नॉट गेट द रिजल्ट दे डिज़र्व इन एन एग्जामिनेशन। अब जैसे हमारे पास बोर्ड्स मौजूद हैं, अगर वहाँ प्रॉपर तरीके से चेकिंग ना हो, जो बच्चे बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, शानदार कारकर्दगी दिखाते, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट उनका ना मिले, उनकी मेहनत का उन्हें नतीजा ना मिले, तो बच्चे डिसहार्ड होते हैं। नंबर 5, देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन लॉलेसनेस। मतलब आपके माशरे में आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जो लॉ होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनका टूटना शुरू हो जाता है, निज़ाम ख़राब होना, कानूनी निज़ाम जो होता है वो तितर बितर होना शुरू हो जाता है। नंबर 6, देयर इज़ अ सोशल एंड मोरल डैमेज ऑफ अ सोसाइटी। और आपका माशरा जो होता है, ठीक है, वो माशरती तौर पर और आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू कर जाती है, क्योंकि जो रिश्वत होती है, ठीक है, जो करप्शन होती है, जो गड़बड़ होती है, जो रिश्वत होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके दीमक की तरह आपकी माशरे को खाने लग जाती है। तो व्हाट आर दोज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विच आर हेल्पिंग टू स्टॉप द करप्शन? द गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। आपकी हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से रूल्स और रेगुलेशन कवानीन बनाए हैं और उनको फॉलो भी करने के लिए आपके पर डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जिसमें पहला आपके पास है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैप, जिसके बारे में आप रोज़ अपनी ख़बरों में सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ सियासतदान के पास जो है नैप ने उन्हें बुलाया है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये वो इदारा है जो आपके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोगों की प्रॉपर्टीज़ और उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, करप्शन को रोकने के लिए काम करता है।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का भी यही काम है कि जो इलीगल चीज़ें हैं या जो बहुत ज़्यादा कोई आपका मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है या इलीगल तरीके से आपके मुल्क में कोई काम हो रहे हैं, ठीक है, रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ी, डिपार्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, उसके क्या रीजंस है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। उसके अलावा हर प्रोविंसेस का प्रोविजनल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है। हर प्रोविंस में उसका अपना प्रोविजनल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसका काम है अपने प्रोविंसेस को लुक आफ्टर करना कि वहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके मुल्क में तरक्की हो सके। सिर्फ ये काम हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम हमारा भी है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के हम बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल, ये मेरी आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी ड्यूटीज़, अपनी जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, अपने लॉ की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।